मनोविज्ञान विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमको बुलाया है। तो आज हमें, जैसा कि डॉक्टर कश्यप ने दो लेक्चर की बात कही है, एक प्रक्षेपी तकनीक की और एक कहा है रोल ऑफ काउंसलर की। तो प्रक्षेपी तकनीक की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, उसके विषय की जो हम चर्चा करेंगे वो हम कल करेंगे। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के चलेंगे, कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाएंगे जो प्रश्न काउंसलिंग में आते समय ही बच्चों के मन में आते हैं। एज दे टेक एडमिशन इन पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो उसी समय से यह प्रश्न आ रहे हैं। 2014 में जब मैंने पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रारंभ किया, एट फर्स्ट जब मैंने पहला बैच निकाला, उसी समय से बहुत सारी चीजें मैंने देखा जो बच्चों के दिमाग में आती थी। वे जो जो चीजें आती हैं उसके पीछे दो रीजन है। एक तो बच्चों का ज्ञान में थोड़ी कमी है, ऑफ कोर्स अगर सब कुछ नहीं होगा तो बच्चे नहीं आएंगे, और दूसरा बच्चों को मिसकंसेप्ट, मिसगाइड किया जाता है। तो जब दो चीजें मिल जाती हैं तो बच्चों के लिए समस्या होती है। लेकिन मंच पर से बोलेंगे तो गलत नहीं बोलेंगे, आपको उन चीजों को बताएंगे जिनको फॉलो करने के उपरांत आप अच्छे तरीके से अपना कोर्स तो कंप्लीट कर ही रहे हो, कर भी लेंगे, लेकिन आगे जो आपके प्लेसमेंट में प्रॉब्लम्स होती होंगी वो आपके सामने नहीं आएंगी। इन केस वो आते हैं तो आप उसको बड़े ही सरलता से, सहजता से उसको कन्फ्रंट कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है कि पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों शब्दों को ओवरलैप कर दिया जाता है। आपस में दोनों क्या होते हैं, इतने अधिक संगुंचित हो जाते हैं कि आपको दोनों के मध्य में जो अंतर है, हेयरलाइन नहीं है, अच्छा खासा अंतर है, उन अंतरों के बारे में आपको जानने में समस्या होती है, आप नहीं समझ पाते हो, एंड दैट क्रिएट प्रॉब्लम इन द रूट ऑफ योर कोर्स। सबसे पहले ये होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बिना किसी समस्या के, इन केस कोई आपके पास आता है तो आपके द्वारा जिस प्रक्रिया का निष्पादन कराया जाएगा उसको गाइडेंस कहा जाता है। गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया, गाइडेंस वास्ट, बड़ी है, चौड़ी है, विशद है काउंसलिंग के बजाय। तो ऐसा है कि और गाइडेंस में ही काउंसलिंग दिया जाता है। तो गाइडेंस में ये है कि आप उसको गाइड करेंगे, आप उसको बताएंगे कि तुम अपना सर्वांगीण विकास किस प्रकार से करो। बिना समस्या के लोग आते हैं, बहुत बार लोग आते हैं, कहते हैं भाई ऐसा है, जरा इसको गाइड तो करो, जा इसको देखो तो क्या कह रहा है। तो ये जो बात आपको आपके घर में सुनाई पड़ती है या आपको आपके लिए भी कहा गया होगा, वह गाइडेंस है। लेकिन काउंसलर क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग जो होती है वह एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम की, जिसकी अपनी ऑपरेशनल प्रोसेस है, उसकी और उसके सुझावों का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, और उसका लोड है, उसका वजन है, वेट है। आप उसको हर समय हर बार किसी को ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। गाइडेंस दे करके मतलब आप जस्ट फॉर ए व्हाइल आप उसको स्केप कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग करने के बाद आप खुद को पीछे नहीं कर सकते हैं। एक प्रोसेस है, आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और आप जो सॉल्यूशन देंगे, जो आप सजेशन देंगे, नॉट सॉल्यूशन, आप जो सजेशन देंगे उसके लिए आप 100% उत्तरदायी होंगे। तो काउंसलर कौन है? मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी कि आप अपने अंदर देखते चलो। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, आप अपने अंदर देखते चलो, सोचते चलो, और जो आपको लगता है कि मेरे अंदर है तो बढ़िया, और जो आपके अंदर नहीं है ट्राई टू डेवलप इट।
आप उसको डेवलप करोगे, तभी जा करके जब कोर्स खत्म होगा तो बढ़िया जगह आप काउंसलर हो जाओगे। और अगर बाद में नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने क्लिनिक का भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो काउंसलर कौन है? काउंसलर के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात करने का सलीका, बात करने की तमीज, बात करने की तहजीब, और सामने वाला आपके बात करने के तरीके से इम्पैक्टेड हो जाए, प्रभावित हो जाए, ऐसी क्षमता का स्वयं में विकास करना पड़ेगा। काउंसलिंग तो दे करके आप चले जाओगे, छोड़ दोगे, बंदा चला जाएगा, लेकिन काउंसलर को थ्रू आउट द लाइफ और टू जेनेटिक अपना डेवलपमेंट करना पड़ता है, अंत पर्यंत उसको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात है पेशेंस, थोड़ी कमी है बच्चों में, देखिए डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने अंदर धैर्य आना चाहिए। आपको पूरी बात जब तक नहीं बताया, हाँ हो गया हो गया हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं, इस तरह से नहीं। आपको पूरी चीजें उनकी, जब तक वो बोलता है, पहले बोलेगा ही नहीं, पहले तो काउंसलिंग प्रोसेस इतनी जल्दी स्टार्ट ही नहीं होगी। हफ्ते भर तक यूं हाथ करके खड़ी रही हूं मिलाने के लिए, हफ्ते भर तक उसने मेरा हाथ झटका, आधे आधे घंटे जब हाथ थक गया, ऐसे ऐसे कर दिया, पकड़ दिया, एक हाथ को संभल दिया, और उस लड़की ने मेरा हाथ नहीं मिलाया हमसे। उसके बाद हफ्ते भर के बाद उसने हाथ मिलाया, थोड़ा बात किया, थोड़ा काम किया, और धीरे 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 मेडिकल कॉलेज की थी, उसको दोबारा मेडिकल कॉलेज में भेजने में मैं सक्षम हुई। लेकिन एक ही दिन में जब रोम नहीं बना, तो एक ही दिन में जो क्लाइंट है वह आपके पास नहीं आएगा। तो थोड़ा धैर्य चाहिए और आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो आप करके जा रहे हैं, ना ये टाइम पास आइटम है, ये ऐसा है कि आपको ये कर्तव्य पथ पर ले जाएगा। डिप्लोमा पूरा करिए, आप कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, और इसलिए आपके अंदर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और बातचीत करने की कला होनी चाहिए। आपका स्क्यूनेस नहीं होना चाहिए, आपका इतना झुकाव नहीं होना चाहिए, आप नॉन जजमेंटल है। आपके साथ कोई भी आवे, XYZ, आप उसके साथ कोई विशेष आग्रह के, बिना किसी विशेष आग्रह के आप उसके लिए अपने निर्णय देंगे, अपनी बातें कहेंगे। हम लोग लिखते थे, अब तो थोड़ा चलन बदल गया है, हर व्यक्ति के अपने लिखने के तरीके हैं और हर तरीका सही है। लेकिन हम लोगों को जब गोरखपुर में ट्रेनिंग मिली थी, तो ये ट्रेनिंग मिली थी कि प्रयोज्य का नाम ना लिखा जाए। हर प्रयोज्य आपके सामने क्लाइंट होकर के आता है, नाम ना लिखा जाए। सामान्य मानसिक एवं शारीरिक दशा में ये मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे नाम दिखाई पड़ रहे हैं, मैं अपने नाम को, मैं किसी के नाम को नहीं ले रही हूँ। मान लीजिए इसमें से कोई है, डॉक्टर सुनीता है, उन्होंने हमको प्रैक्टिकल में अपना वो बना दिया सब्जेक्ट, और मेरे ऊपर इन्होंने काम किया, लिखा नाम आराधना शुक्ला, क्वालिफिकेशन इतना, उम्र इतना, और पता चला कि मेमोरी में 10 में से हम 4 आइटम जो है वो याद कर पाए। अब जब ये डेटा बाहर जाएगा तो एक आ जाए, अरे अरे बड़ी अपने को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनती थी, अरे बड़ी बड़ी अपने को ये बनती थी, क्या कहते हैं, हाँ, ये अपने को बहुत बड़ी विद्वान समझती थी, इनको तो 4 भी नहीं हुआ, 4 भी याद नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, सामान्य मानसिक एवं शारीरिक दशा में यहाँ जितने लोग हैं, किसी का भी आप नाम लोगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो आपके अंदर एक जजमेंटल प्रोसेस, जहां नाम आया वही जजमेंटल हुआ। हो सकता है कि इनको दया लग जाए कि पुरानी हेड है इस डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट में पढ़ाया इन्होंने, इतने साल तक सेवा की 1987 से, तो हम ऐसा करें कि अरे इनका 2-4 नंबर बढ़ा देते हैं, वो भी जजमेंटल है। इसलिए अगर बिना नाम की बात करेंगे तो मेरा तुम्हारा किसी का होगा, वह क्या होगा, वह आउट ऑफ आवर नॉलेज, और हम उसमें ऑनेस्टी, पारदर्शिता दोनों का अनुभव कराएंगे। ऑब्जर्वेंट, आपकी निरीक्षण क्षमता जो है वह तीक्ष्ण होनी चाहिए, वह तेज होनी चाहिए। जिस एक शब्द है कहते उड़ती चिड़िया के पंख,
काटना, पकड़ना, पहचानना जो भी। तो आपको बैठते हुए आप हर आदमी को मत निरीक्षण करने लगिए, लेकिन जो आपका क्लाइंट है आप उसके बारे में सब कुछ जाने, सब कुछ समझें, और आप उसके बारे में पूरी तरीके से क्या करें कि आप उसको पूरी तरीके से निरीक्षित करें, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट जाएगी उसमें बातें करते समय, अपनी बात को रखते समय उसके जो शारीरिक परिवर्तन होंगे वह भी आपके लिए बहुत अधिक महत्व रखेंगे। लिसनिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिसनिंग स्किल, आप कैसे सुन रहे हैं। बंदा इधर बैठ के बात कर रहा है, आप मोबाइल लेके चल रहे हो, या आप मोबाइल लेके नहीं चल रहे हो, आप कुर्सी के ऊपर दर हाथ ऐसे सर करके बैठे हुए हो, या आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो, या आप अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, तो ये चीजें जो होती हैं ये उसके लिए बहुत अधिक अविश्वास का कारण बनती हैं। जो आपके पास अपनी समस्या लेकर के आ रहा है वो खाली पीली नहीं आ रहा है, वो आपके पर विश्वास करके आ रहा है। बैठने का तरीका उसके सामने यूं है, बैठने का तरीका उसके सामने यूं है। आप पूरा ध्यान देंगे, आप उसको घूरेंगे नहीं, आप इधर उधर आंखें करते रहेंगे, जैसे अपनी आंखों का संचालन अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन बैठने का आपका तरीका यही होगा। और आपके बीच में नॉडिंग जो है, सर को हिलाना, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा पक्का, ऐसे होना चाहिए, नहीं, आप बीच में कोई बकवास नहीं करेंगे। आप थोड़ा नॉडिंग करके ऐसा लगेगा कि आपकी बात, अगर आप उसकी बातों को समर्थन दे रहे हैं तो अपने को और ओपन करेगा। वो जितना ओपन करेगा, 1 2 3 सेशन में आप उसको खाली बोलने दीजिए। पहली बार तो बोलेगा ही नहीं, हो सकता है दोबारा शुरू करे, नहीं तो तीसरी बार से संभावना बनती है कि बोलेगा। तो जब वो बोलेगा तो लेट हिम स्पीक, लेट हिम टेल एवरीथिंग, और आप बीच में कोई भी बैंगड़ा नहीं डालेंगे, उसको बोलने दीजिए। और आपका विश्वास होना चाहिए। जब तक आप ट्रस्टवर्दीनेस, जब तक आप विश्वास पात्र नहीं होंगे, पता चला किसी ने आपको दुख बताया, परेशानी, और आपने टेलीफोन करके पूरी दुनिया को बता दिया, उसको वायरल कर दिया, तो काउंसलर के पास यही दो चार चीजों की संपत्ति है, आपको करना चाहिए। रेस्पेक्टफुल, जैसे ग्राहक आता है तो हम ढंग से बात करते हैं, विद्यार्थी आता है हम ढंग से बात करते हैं, उसी प्रकार से काउंसलर से बात करें। और जैसा भी क्लाइंट से बात करें, जैसा भी क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसको स्वीकार करें। अपने आप बिल्कुल सेल्फ अवेयर रहें कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, मुंह से निकल गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके हिसाब से आपके ही मन की हो। मेरे मन की बहुत कुछ नहीं होती, आपके मन की भी बहुत कुछ नहीं होगी। तो आप जो भी बात करें कि आपके बातों से जो विपरीत, आपके विचार से जो अलग जा रहा है, आप उसको भी स्वीकृत करें। इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी परिस्थितियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप अपने को जब एक काउंसलर के रूप में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास ये सब चीजें जो हैं अपने अंदर, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप कहिए, आप स्वयं को तौलिए। और ये सब चीजें जो हैं दैट मस्ट बी टेकन इन द कंसिडरेशन बाय योरसेल्फ व्हाइल स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस एज वेल। जब तक आपकी प्रैक्टिस प्रारंभ होती है उसके पहले आप इन सब चीजों को अपने अंदर लाएं, अपने अंदर प्रैक्टिस करें। आप जब बैठेंगे, आप जब अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक में आप जब भी बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ चीजें, कुछ उद्देश्य है, आप उन उद्देश्य को भी लेकर के, अपने एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलेंगे। प्रोवाइड सेल्फ नॉलेज एंड अवेयरनेस। काउंसलर, काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है कि जो आपके पास क्लाइंट आता है उसकी, उससे पहचान करावें, उसको उसका बोध करें। जब वह अपने को अपनी परिधि में प्रत्यक्षीकृत कर लेगा
तब वह बहुत सी समस्याओं का स्वयं ही समाधान कर लेगा। अब आज की डेट में अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ, आप में से किसी के पास, और मैं ये कह रही हूँ कि मुझे हवाई जहाज खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लोन लेना है या क्या लेना है या क्या करना है, आप मुझको इस बात का एहसास कराएं कि आप सैलरी के बाद आपकी पेंशन आधी हो गई, जो आपको 2 मिलता था वो आपको 1 लाख हो गया, खर्च आपके वही 1 लाख में, in spite of thinking to purchase an aeroplane, it is better that you buy a very good गाड़ी, लग्जरी गाड़ी ले लीजिए। तो अगर लग्जरी गाड़ी ले भी लिया जाए और 50,000 की EMI बनवा दिया जाए तो 8-10 महीने में 5-6 लाख की गाड़ी, 8 लाख की गाड़ी हम अफोर्ड कर लेंगे। तो मुझे मेरे बारे में जानकारी दी जाए। मैं बोलूं कि मुझे रनर बनना है, आप कहिए कि आप तो कॉलेज तो बाइक से आती हैं, आप दौड़ेंगी कहाँ, आप मुझे स्पष्ट मत बताइए, आप माहौल क्रिएट करिए ना। रनर तो मैं नहीं बन सकती, मेरा लिटरेचर ही ठीक है, मैं इसी कामों में फिट हूँ, मैं ये काम करूंगी। तो जब तक सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तब तक काउंसलिंग नहीं हो सकती। और यही काम जो है, यह काउंसलिंग का उद्देश्य होता है, डेवलपिंग सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम जैसे भी हम बहुत अच्छे हैं, आप जैसे आप बहुत अच्छे हैं, हम क्यों कोशिश करें कि हम मिस्टर एक्स या मिस वाई की तरीके से बने, हम जैसे वैसे हैं, हम वैसे भले हैं। तो जब तक आत्म स्वीकृति नहीं होगी तब तक संयम नहीं आएगा, धैर्य नहीं आएगा, आत्म विकास नहीं होगा, और समस्याओं की संख्या में न्यूनीकरण, मिनिमाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये आपको बताना पड़ेगा। डेवलप सोशल हार्मनी, जो इस समय काउंसलर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। समाज में इतनी डिसहार्मनी फैली हुई है, उसको हम किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से मैनेज करें कि कोई भी इन सब चीजों में ना आ पावे। हर व्यक्ति जो है वह हारमोनियस के लिए 3R 4H, 3R रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स, और 4 ये 3 क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, और 4 जो अभिरूप हैं वह क्या है, हैंड, हेड, हार्ट और हेल्थ। ये चतुर्दिक विकास के माध्यम है। और अगर ये 7 चीजें एक साथ एक व्यक्ति में डेवलप हो गई धीरे धीरे सब में, तो सोशल हार्मनी का आना कहीं से भी दूरस्थ नहीं जाएगा। रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, जब तक अपने पोटेंशियल की, जब तक अपने गुण की, विशेषता की, और अगर मैं थोड़ा स्पष्ट शब्दों में कहूं तो सीमाओं की, जब अभी जो मैं गाड़ी की बात करी थी, जब तक अपनी सीमाओं की बात नहीं हो पाएगी तब तक हम काउंसलिंग नहीं ले पाएंगे। तो ये काउंसलिंग करने वाले का यह एक उद्देश्य होता है कि उसके अंदर वह चीज डाले, एंड डेवलप अ सेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय देयर ओन सेल्फ। अपने आप से हर बार समस्या का समाधान नहीं करने जाएंगे, और हर बार टेलीफोन भी नहीं मिलेगा। तो develop the client in such a way that he or she should be able to solve his own shortcomings, his own circumstances। 2 बार 4 बार काउंसल करके उसको इतना मजबूत बना दिया जाए कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। अच्छा, अधिकतर स्कूल काउंसलर देखने को मिलते हैं जो नौकरी लगती है स्कूलिंग ये पास पूछ करके, डिप्लोमा करके, उनको क्या मिलता है, उसको स्कूल काउंसलिंग की जॉब मिलती है। जब मैंने प्रारंभ किया था 2016 से 14 से, तो लगातार 3 बैच में करीब आप ये सोच लीजिए कि हमारे 50% बच्चे जो हैं एनसीईआरटी में प्लेस हुए थे। मेरे 50% कैंडिडेट्स जो हैं वो वहां पर प्लेस हुए थे। ऐसे लोगों के साथ हमने संपर्क भी सिद्ध किया था जो हमारे बच्चों को ले जाएं और उनको प्लेस करें। तो प्लेसमेंट की भी जिम्मेदारी थोड़ी आ जाती है। तो स्कूल के विकास और स्कूल के पाठ्यक्रम, स्कूल की पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं को किस प्रकार से संचालित किया जाए, इसमें भी काउंसलर का योगदान होता है। टीचर टॉट रिलेशन, पीयर पीयर रिलेशन, विद्यार्थी शिक्षक का संबंध
और मित्रों के बीच, क्योंकि स्कूल में बुलिंग बहुत होती है, बुलिंग पर कंट्रोल जो है वह कौन कर सकता है? वह शिक्षक, वह काउंसलर ही कर सकता है, टीचर नहीं कर पाएगा। और जो आउटर सोर्सेस हैं, एडिशनल सोर्सेस हैं, उससे किस प्रकार से पढ़ा जाए, उससे किस प्रकार से दूर रहा जाए, इसके लिए कैसे उसका यूज किया जाए, सॉरी, उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और उसका किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाए, इसके लिए भी उसको केवल पाठ्यक्रम की जो मोटी सी पर आप न आओ, बाकी आप उसे ज्यादा की चीजें देखो, इसके लिए किया जाए। जब हम लोग पढ़ते थे तो साइकोलॉजिकल ब्यूरो से काउंसलर बनते थे, साइकोलॉजिस्ट एमए करके गए साइकोलॉजिकल ब्यूरो में 6 महीने की 6 महीने का कोर्स होता था, तब ये पीजी डिप्लोमा टाइप कोई चीज नहीं थी। और वहां से जब वो आते थे तो वह शैक्षिक निर्देशन और शैक्षिक परामर्श देते थे। अगर इसमें कोई मनोविज्ञान का है, शायद ये डॉक्टर विवेक और डॉक्टर सुनीता को याद होगा, जो कुलश्रेष्ठ की है शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, और इन दोनों जनों को याद होगा। और इस तरीके की जो होते हैं टिक टिक लगाने वाला, ये सब हम लोग तब करते थे जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। लोग आते थे, मुझे अभी तक याद है, चित्रा श्रीवास्तव, चित्रा गुप्ता, 2 जनी आती थी, और ये डिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तब स्कूल साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं होता था। स्कूल साइकोलॉजिस्ट की आज पोस्ट है, लेकिन अपॉइंटमेंट के नाम पर हर जगह का एक ही हाल है, मैं मंच से क्या बोलूं, तो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसा है कि जीवन के हर क्षेत्र में काउंसलर चाहिए। तब लाइफ सरल थी, लेकिन अब लाइफ कठिन है, इसलिए जीवन के हर 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 क्षेत्र में काउंसलर की जरूरत पड़ती है। हम ही कभी काउंसलर होते हैं और हम ही कभी क्लाइंट होते हैं, और हम जिससे संतुष्ट होते हैं कि वह हमको कैसा सलाह देगा जिससे कि हमारा आगे जीवन सही रहे, वही हमारे लिए काउंसलर है। मैं अपने रिसर्च स्कॉलर से काउंसलिंग लेती हूँ, तो मैं ये नहीं भाई ऐसा है, ऐसा क्या किया जाए जरा बताओ, तो उसने राय दिया और बात को माना। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न के से आप लोगों को बहुत दो चार होना पड़ेगा कि क्या काउंसलर को अपनी क्लिनिक ओपन करने की अनुमति है? हमारे उत्तराखंड में एक भूत घूमता है जो पीजी डिप्लोमा इन साइंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बच्चों को डराने का काम करता है। अरे आरसीआई अप्रूवल चाहिए तो ये, आरसीआई का मतलब किसी को नहीं पता है, लेकिन आरसीआई अप्रूवल चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए। अरे तुम तो खाली कर रहे हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा तो 20,000 बट्टे खाते ही जाएगा। 20,000 क्या, 40,000 जाएगा, 4 सेमेस्टर मिलाकर, नहीं 2 सेमेस्टर तो 20,000 जाएगा, तो 20,000 में जाएगा। लेकिन आरसीआई क्या कहता है और काउंसलर क्या कहता है, दोनों को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसके बीच में अपना कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, आरसीआई मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जब कोई ऐसा कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय में खुलता है या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसमें दवा देने की, टैबलेट, इंजेक्शन देने की जरूरत होती है, इसको लिख लीजिए कहीं पर, याद करिए, और या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है मिनिमम 7 डेज। आरसीआई के कोर्स जो हैं वो मिनिमम 7 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं। आरसीआई से अप्रूव्ड कोर्स दवा देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में किसी को रिफर करते हैं, और कितने लोग हैं जो किसी को दवा रिफर कर रहे हैं? पैरासीटामोल देने में डर लगता है, कहीं रिएक्शन हो गया तो लेने देने पड़ जाएंगे। एज काउंसलर नहीं, इसलिए कि तबीयत खराब है मेरे पास, पढ़िए ले, डर लगता है। तो हम केवल केवल और केवल साइकोथेरेपी देते हैं। जो हमारी और थेरेपीज हैं, सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन है, बिहेवियरल डिसेंसिटाइजेशन, आज सब कुछ है, साइको ड्रामा है, इन सब में, या हम कॉग्निटिव थेरेपी सीबीटी देते हैं। ये इको थेरेपी में हम किसी ऐसे यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसका इम्पैक्ट बॉडी पर
सकारात्मक और अथवा नकारात्मक पड़े। तो आप बिल्कुल अपने को चौड़े होकर के निकलिए, जिसको कहते हैं सीना फुला के निकलिए, और आप अपना कार्य करिए। कहीं नौकरी मिलती है, नौकरी करिए, नहीं अगर नौकरी मिलने में विलंब हो रहा है तो आप अपना क्लिनिक रजिस्टर करा करके अपने क्लिनिक को प्रारंभ कीजिए। आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप ये कोर्स करके आप सड़क पर घूमेंगे, बिल्कुल नहीं घूमेंगे सड़क पर, बल्कि जो सड़क पर घूमता है उनको भी रोजगार देंगे। आप इस बात को मान करके चलिए, क्योंकि तुम क्लिनिक नहीं कर सकते, तुम्हारा कोर्स अप्रूव्ड नहीं है आज, तो इससे क्या होता है कि काउंसलर बेचारा, टू बी काउंसलर जो है, वह एक निराशा में जाता है। और आपको मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, अगर आप आरसीआई जाओगे तो आपको आरसीआई भगा देगा, आरसीआई आपका रजिस्टर भी नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, उनका कोर्स आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो बेचारे आपको रजिस्टर भी नहीं करेंगे। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, तभी जा करके आप अपने को आगे कर सकते हैं। और जब तक पेश जो हमने अभी आपको गुण बताया है वही गुण लेके चलेंगे तो क्लिनिक भी खुलेगा, वही गुण लेके चलेंगे तो नौकरी भी लगेगी, वही गुण लेके चलेंगे तो काउंसलिंग भी चलेगी। आप स्वयं समझदार हैं, आपको सोचना चाहिए कि ये चीजें सही है या गलत, और आपको तदनुसार कार्य करना चाहिए। अच्छा, काउंसलर्स को बड़ी शिकायत भी रहती है, हमारे ही हस्ताक्षर हैं लेकिन गजब, हमसे क्लास पढ़वाते हैं। अरे क्लास कहीं पढ़वाएंगे भाई, पूरे दिन में एक बच्चा आवे आपके पास और आपको मोटी तनख्वाह दे दीजिए, खाली पेड़ के नीचे बैठने के, रूम में बैठने के लिए, तो कोई कार्यालय नहीं करेगा। तो आपको कार्य तो करना पड़ेगा, जो आपको विद्यालय के अधिकारी कहेंगे, आपको वह कार्य करना तो होगा ही होगा। तो सबसे आपको क्या काम, बेसिकली काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से काम है? काउंसलिंग से रिलेटेड सबसे पहले तो काउंसलिंग, परामर्श देना। बात कहिए कोई आता ही नहीं है, कोई इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने अपने व्यक्ति को उस प्रकार से विकसित नहीं किया है कि कोई आपके दामन में अपनी सारी परेशानियां डाल सके। तो जरूरी यह है कि आप सबसे पहले इस तरीके के कार्यों को करें जिससे कि आपका अपना विकास हो, और आपके पास लोग समस्या लेकर के आए, आप समझें, आप उनको इनेबल करें, और जितना आपसे संभव हो आप उनका विकास करें और सुझाव भी दें अपने। साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करना, आपसे बेशक वो संस्कृत पढ़वा दें, संस्कृत टीचर की छुट्टी पर, लेकिन संस्कृत का टीचर जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगा। आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉन प्रोजेक्टिव की भी होनी चाहिए, आपको इसकी भी होनी चाहिए, पेपर पेंसिल टेस्ट की, आपको साइको ड्रामा की भी होनी चाहिए। आपको हर प्रकार की थ्योरी थेरेपी की जब तक जानकारी नहीं होगी, आप किसी प्रकार से एक अच्छे काउंसलर बन नहीं सकते हैं। व्यक्ति की शैक्षिक, अगला क्या है? व्यक्ति की शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं को सुनना, समझना और व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप परामर्श देना। वह किस प्रकार का, उसकी पर्सनालिटी सबसे पहले आती है। मेरे बोलने के क्रम में पर्सनालिटी चाहे भी जिस क्रम में आती हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए उसको शैक्षिक बताइए, व्यक्तिगत बताइए, सोशल बताइए, इमोशनल बताइए, जिस प्रकार की उसकी समस्याएं हैं उसको उसी प्रकार का प्रिपरेशन कराना पड़ेगा। हर व्यक्ति, जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो वी आर क्वाइट श्योर कि हर व्यक्ति की समस्याएं भी अलग हैं, और हर व्यक्ति के लिए जो निजात पाने के समस्याओं से साधन है दे आर आल्सो डिफरेंट। तो आपको उसके हिसाब से करना होगा, लेकिन परामर्श जो है वे तात्कालिक नहीं होने चाहिए। आपने परामर्श दे दिया और उसके अब क्या करूं, ये तो मैं कर ही आया, अब क्या करूं, ऐसे कर रही,
ये भी कर रहे हैं, अब क्या करूं? ये कोई क्लास वर्क होमवर्क की बात नहीं है। आपको इसमें पूरा बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की आप उसको इफेक्टिव, इस प्रकार का इफेक्टिव हो, वह आपके लिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म हो, उसके लिए क्या हो, लॉन्ग टर्म हो। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम, आपकी आवाज आ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रही है आवाज। स्टडी हैबिट आ रही है ना? डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर विवेक, मैं ऑडिबल हूं ना? जी मैम ठीक है, ठीक है। जी ओके, मैम ओके, आवाज। ओके। बिल्कुल सही। तो स्टडी हैबिट को मॉडिफाई करिए। स्टडी हैबिट भी एक क्या होती है, सेल्फ वेल एक्सेप्टेड होती है। और जब तक वह वेल एक्सेप्टेड फॉर्म में अपना पढ़ने लिखने की आदतों को नहीं करेगा, तब तक वह अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। और फिर वही वाली बात, नाम नहीं लूंगी, कुछ कि मैडम हमसे कहते हैं कि तुम स्कूल का ये देखो, मैडम वो कहते हैं स्कूल का ये देखो। तो आप जो काउंसलर बन के गए हैं, आपको पूरे स्कूल की समस्याओं को देखना पड़ेगा। आपको पूरे स्कूल की कंप्लीट केयर करनी पड़ेगी, बिना गुस्सा हुए, बिना इरिटेट हुए, बिना चिड़चिड़ हुए, बिना बैक बाइटिंग किए हुए आपको करना पड़ेगा। और अगर स्कूल के सिस्टम में कोई समस्या है, अगर स्कूल के सिस्टम में कोई समस्या है, तो उसकी उस समस्या को सुधारने में मदद करनी पड़ेगी। सेंट्रल स्कूल हमने किसी का अपॉइंटमेंट किया, यहीं पर गए थे, उसका अपॉइंटमेंट करके आए। एक दिन हमको प्रिंसिपल साहब मिले, हमने कहा और कैसा चल रहा है, हमारी काउंसलर कैसी है? तो कह रहे उसको तो खुद ही काउंसलिंग की जरूरत है, उसको क्या वो क्या काउंसलिंग करेगी, उसको खुद ही काउंसलिंग की जरूरत है। और हमारे ही यहीं की पड़ी हुई थी, मैं क्या करती? अब किसी किसी को तो करना ही था, तो उसको करिए ही मैं। तो ये है कि इसके बाद दोनों में कभी पटरी नहीं खाती। A lot of time I have seen कि ना तो स्कूल संतुष्ट है, ना तो काउंसलर, ना दाता ना लेता, दोनों असंतुष्ट रहते हैं। उसका कारण क्या है? काउंसलर के काम को कोई काम नहीं समझता। अधिकतर मैं आपको बताऊं, काउंसलर के काम को कोई काम नहीं समझता। खाली पीली आ गया, 25,000 पा रहा है, और ना कोई काम ना कुछ, बैठा रहता। इसको तो कमरा भी नहीं देना चाहिए, इसको तो कमरा भी मत दो। और नहीं तो उसको संस्कृत पढ़ाने भेज दो, उसको ज्योग्राफी पढ़ाने भेज दो। अरे यार, पढ़ाओगे तो। और वो क्या कहता है, वो जब आता है तो वो एक बिल्ला लगा करके आता है कि हम तो काउंसलर हैं। काउंसलर को ऐसे बच्चे खुद भी ट्रेस करने चाहिए। हम व्यवस्था को दोष नहीं देंगे, और न हम व्यवस्था से आदेश अनुरोध करेंगे। हम अनुरोध करेंगे उन लोगों से जो सुन रहे हैं, हम उनको अनुरोध करेंगे कि ट्राई टू सर्च प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स, try to search those who are in the problem. Let them separate from the mainstream, understand them, and counsel them. यह तरीके से मानिए तो ये स्वयं सेवा है भाई, यह एक सर्विस है, आत्मसंतुष्टि के लिए है। तो आप काहे सोच रहे हो कि वो रोता बिलखता आपके पास आएगा? आपके जीवित रहते हुए अगला बंदा क्यों रोए? आप इस बात का ध्यान दो। और जब तक आपके अंदर यह बात, अनकंडीशनल सेवा की बात नहीं आएगी, टिल द टाइम यू विल नॉट बिकम अ गुड काउंसलर। काउंसलर ने मैंने गुड बेटर बेस्ट तो बाद में आता है, आप बनेंगे ही नहीं। आपकी कंडीशन क्या है कि हम परेशान होंगे तो हमको काउंसिल करने आएगा? जी नहीं। आपको स्वयं में कार्य करके अपने को बढ़िया करना होगा। तो ये दोनों के बीच में जो समस्याएं हैं, ये बहुत ज्यादा दुखी करते हैं। अगली बात आती है कि इंडिविजुअल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, स्कूल को चाहिए, स्कूल सेटिंग में स्कूल के जो अथॉरिटीज हैं, वो इसको जब तक अलग इन्वायरमेंट नहीं देंगे, अलग चैम्बर नहीं देंगे, तब तक वह काउंसलिंग की गोपनीयता को नहीं समझ पाएगा। कुछ टीचर कहते हैं बात ही तो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, हम साइंटिफिक बात करते हैं। नॉन काउंसलर्स जो हैं वो साइंटिफिक बात नहीं करेंगे। अब साहब आप लोगों के 2 सेमेस्टर भी हो गए, जो डिग्री डिप्लोमा भी मिलता है, सब मिल गया,
और आप चले आए, लेकिन बाजार उतना बढ़िया नहीं है, उतना सरल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। बाजार में कांटे हैं। Do you think that there are a lot of challenges that you have to face after completing your course? जब आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आप उसके बाद जब बाहर निकलेंगे नौकरी के लिए, तो आपको बहुत तरह के चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अरे खाली चले आता है परामर्श। काउंसलिंग क्या है, सभी लोग दे सकते हैं। 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसको मैं लेमैन के मुंह से ज्यादा सुनती हूँ, साइकोलॉजिस्ट के मुंह से नहीं। साइकोलॉजिकली काउंसलिंग और फ्रायड, जबकि फ्रायड को फ्रायड के पिताजी नहीं समझ सकते, इतने टफ चीज थे वो। यानी ये 3 शब्द ऐसे हैं कि साइकोलॉजी वाला उतने बार में नहीं बोलता होगा जितना कि बाहर वाले बोलते हैं। अरे हमने काउंसलिंग कर दी, अरे हमने काउंसलिंग कर दी, कैसे काउंसलिंग कर दी भैया, लेकिन नहीं, कह दिया। और हम 100% श्योर हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे मित्र लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी 100 बार ये चीजें सुनी होंगी, महसूस की होंगी, और ये चीज जो है ये सही नहीं, देखना पड़ता है। दूसरा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉमन है, बाहर जाएंगे तो लोग हमको पागल कहेंगे। इसलिए अधिकतर लोग अपनी समस्याओं को बताना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते, और साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी को बेकार मानते हैं। अभी ब्रेन का ऑपरेशन अगर कराना पड़े तो जा करके वहां पे 1000 दे देंगे, न्यूरोसर्जन के पास जा करके तोड़ ताड़ करके दे देंगे। लेकिन अगर 500 रुपया फीस किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी काउंसलर को देना पड़े, तो हर आदमी जो है वह परेशान हो जाएगा, उसके पास 500 रुपये नहीं निकलेंगे काउंसलर को देने के लिए, क्योंकि इसको एक फोकटिया माना जाता है, लेकिन ये फोकटिया नहीं है। और दैट इज वाई काउंसलर को पैसे सबसे कम मिलते हैं। दिन में नौकरी करो, शाम को प्रैक्टिस करो। और अधिकतर चूंकि काउंसलर का कैरियर बहुत लंबा नहीं माना जाता, इसीलिए अपॉइंटमेंट भी परमानेंट नहीं करते। अपॉइंटमेंट भी ऑलमोस्ट टेम्परेरी करते हैं कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। जबकि काउंसलिंग से बच्चे कम निकलते हैं, काउंसलर बच्चे कम निकलते हैं, काउंसलर कम निकलते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि साल भर की छंटनी, हमारे भी एक से एक होशियार बच्चे हैं, लेकिन छंटनी से डरे रहते हैं, फिर अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन छंटनी का एक वो होता ही है। स्कूल स्टाफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, स्कूल ऑफिशियल से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, मैनेजमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप भगवान के नाम पर नहीं रुकेंगे, आप उनको एक करने की, अपनी करने की, अपने से करने की कोशिश करेंगे। सबकी आलोचना का शिकार होता है, खाली बैठा हुआ है, ये करता वो करता, और वो नेटवर्किंग नहीं बढ़ा सकता। उसके साथ सबसे बड़ा लोचा ये है कि वह नेटवर्किंग नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कुछ कस्में हैं, कुछ कस्में हैं जो जरूरी हैं, कुछ इथिक्स हैं, कुछ नीतियां हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। और उसके बिना आप अच्छे काउंसलर नहीं बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर निकलता तो उसको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। आप लोगों से भी फोल्डेड हैंड गुजारिश है कि आप लोग जब तक ये शपथ लेकर के बाहर नहीं निकलेंगे, टिल द टाइम यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड काउंसलर। सबसे पहले नॉट टू क्रॉस द लिमिट। काउंसलर हैं लेकिन भगवान नहीं है। उसको प्रिपेयर करिए कि वह आपको एज मैक्सिमम एज दे सके। आप अपनी सीमाओं में रह करके बात करेंगे, डोंट ट्राई टू क्रॉस द लिमिट। हम लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमारा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। आप पर्सन फोकस्ड हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं। व्यक्ति के मुताबिक समस्या का समाधान होगा। हर व्यक्ति की एक ही समस्या 10 व्यक्ति को है, लेकिन 10 लोगों के लिए समस्या अलग अलग है। आज ही के दिन में आधी जनता बिना स्वेटर पहने बैठी होगी, हम स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, ठंड लग रही है, मोजा स्वेटर सब पहन रखा है। तो हर व्यक्ति की एक ही समस्या हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। ओपन ऑल द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी। जहां तेरा भगवान मालिक है, तेरा कुछ नहीं होता, अब तू नहीं सुधरेगा,
अरे अभी तो और पागल बनेगा, शिजोफ्रेनिक होगा, पैरानॉइड होगा, तेरे को ये होगा। आप ऐसे कुवचन नहीं बोलेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी उसके लिए हो सकता है। ओपन एज मच पॉसिबिलिटी पॉसिबल डोर्स एज यू कैन। मरते दम, मरने के बाद भी डॉक्टर क्या करता है कि पंप करता है हार्ट को, कहीं हार्ट चल ना जाए। तो आपको भी कि उसके हार्ट को लगातार पंप करना पड़ेगा। जितने दरवाजे खोल सकते हैं आप उतने दरवाजे खोलिए। और एक सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे करते हैं, करते होंगे, आपके रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए हर केस की। अभी तो खैर आगे करोगे, जब इंटर्नशिप में जाओगे जहां पर, तो वो सिखाएंगे आपको। एक केस स्टडी की फाइल बनती है, एक लॉग बुक की फाइल बनती है, और तीसरी फाइल बनती है आपके प्रैक्टिकल की। जब 3 कॉपी आप तैयार करके लाते हो, जब आप इंटर्नशिप करने जाओगे और वहां से आओगे, जब 3 कॉपी आप रखोगे, आपको तब प्रैक्टिकल में बैठने को मिलेगा। तब आपसे पूछा जाएगा भैया तुम इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल लोगे। ये सेकंड सेमेस्टर के बाद, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से सेमेस्टर वाले हैं, ये सेकंड सेमेस्टर में होता है। एंड यू मस्ट हैव टू डू, आपको यह कार्य करना पड़ेगा। तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग हर व्यक्ति की होनी चाहिए, और आपके पास वो सेफ होनी चाहिए। कल को अगर उसको फिर समस्या आई, और आपको पता कि इंडिविजुअल कि व्यक्ति वेरिएबल होता है, आज कहेगा आम, कल कहेगा इमली, आप क्या करोगे। आपके पास पुराना डॉक्टर पुरानी पर्ची मांगता है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपरली नहीं किया आपने, इनकेस आप अच्छे रिकॉर्ड कीपर नहीं हैं, तो आप अपने पुराने मरीज को कैसे डील करोगे। इसलिए जरूरी यह है कि आपके पास अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग भी हो, और आप रिजिड नहीं रहेंगे। रिजिड, जिद्दी, उखड़, चिड़चिड़े, घमंडी नहीं। आप फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाएंगे, लचर अप्रोच नहीं अपनाएंगे। आप अपने सेल्फ को मेंटेन करते हुए फ्लेक्सिबल होंगे, तभी वह अपने सारी समस्याओं को बता पाएगा। उसको इमोशनल केयर चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अब जैसे बात करने में, बताने में रोते भी बहुत हैं, बहुत रोते हैं। अब आप कहें ना 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 मत रो मत रो मत रो, अरे नहीं रन, आप उठ गए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप रुमाल नहीं देंगे, आप गिलास, पानी से भरा गिलास देंगे। इसलिए हर काउंसलिंग सेंटर के पास एक अच्छा पैम्पर और 4-5-6 गिलास और साउंड प्रूफ डोर वाला अपना, हमारा केबिन तो हमने बना रखा अपना साउंड प्रूफ डोर, ये आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। आप उसको रुमाल नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आंसुओं की धारा में उसके बहुत सारे दुख निकल जाएं। आप उसको पानी दीजिए। आप उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे, उसको पुचकारे लगे, ये कोई भी मूर्खता के कदम नहीं होने चाहिए। आप पानी के सिवा कुछ नहीं देंगे, पानी पी ले भी नहीं कहेंगे। पानी ग्लास रखा और शांतिपूर्वक बैठ गए, और धीरे धीरे स्वयं नॉर्मल हो जाएगा। और उसको एक बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि मिस और मिस्टर और मिसेस सो एंड सो हमारे पीछे हैं, उनका हाथ मेरे ऊपर है। कभी कभी टच भी आवश्यकता होती है, कभी कभी टच भी करना चाहिए। इमोशनल केयर, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। उनको समझें, और अगर आपके हाथ से संभव नहीं है तो आप उनको रिफर करें। काउंसलिंग किया, कंसल्टेंसी किया, नहीं समझ में आया, अप्रेजल गाइडेंस किया, और अगर इतना नहीं हुआ तो आप उनको रिफर करेंगे। लेकिन रिफरिंग के बाद एजुकेशनल, जब एजुकेशनल सेटिंग की बात होती है, स्कॉलस्टिक सेटिंग, तो प्लेसमेंट भी अनिवार्य है। आपको उनके भविष्य की भी चिंता करनी पड़ेगी। तो चलिए अब थोड़ा सा अच्छे काउंसलर बनते हैं, कुछ बढ़िया काम करते हैं, जिससे कि ये कहा जाए कि हम अच्छे काउंसलर कैसे बने। आपको माइक्रो स्किल की जानकारी होनी चाहिए, जो नहीं दिख रहा है या जो लीस्ट विजिबल है, आपको वह भी देखने की आवश्यकता होनी चाहिए। और अमरनाथ राय जी किताब पढ़ करके हम खलीफा हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको लगातार निरंतर पढ़ते हुए और वर्तमान व्यक्ति के मनोविज्ञान की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिन बातों से हम समझ जाते थे, उन बातों से आप लोग नहीं समझोगे, और जिन बात से आप लोग समझते हो
उन बातों से छोटे बच्चे नहीं समझते। तो सबको समझाने की, सबको संतुष्ट करने के लेटेस्ट तरीके आते हैं एंड वह आपको जानना चाहिए। आपकी प्रभावशीलता होनी चाहिए, आपके कदम में धमक, आपकी बोली में धमक, अकड़ नहीं, इंप्रेसिव, प्रभावशाली होना चाहिए। और क्लाइंट के बारे में आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रू अंडरस्टैंडिंग कब होगी? तभी होगी आप नॉन जजमेंटल होंगे। तो आपको बिल्कुल पारदर्शिता को अनुसृत करते हुए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। जो हमने आपसे कहा था यूं बैठना, ये जो आपकी नॉडिंग है, हाँ तुम्हारे साथ हम समझ सकते हैं, ऐसा होता है, मुंह से नहीं बोलेंगे। तो ये जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको एम्पैथेटिक कहते हैं। आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, लचीलापन होना पड़ेगा, और आपको समस्या के नए प्रकार के समाधान करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। समस्या पहले समझो, कौन है, कैसा है, उसकी अपनी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पहले समझो, और उसके बाद उसका उत्तर करो। पर्सन के अकॉर्डिंगली समस्या को समझा जाए, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए। क्वेश्चनिंग का उद्देश्य छिद्रान्वेषण न हो। क्वेश्चनिंग का उद्देश्य ये हो कि जो तुम कह रहे थे हमको समझ में नहीं आया, तो दोबारा एक्सप्लेन कर दो, और वह करेगा, आपको समझ में आना चाहिए। कन्फ्रंटेशन, वो आपसे भिड़ भी सकता है। जो क्लाइंट आ रहा है वो आपको बहुत खुश नहीं रख सकता है, वो आपसे भिड़ंत भी कर सकता है। तो आप उसको स्किलफुल तरीके से आप उसको संतुष्ट भी कर सकते हो। आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं बार बार कह रही हूँ, एवरी टू आर नॉट सेम, दो अलग तरीके के नहीं होते। तो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल लर्निंग, और सबसे बड़ी बात है इंडिविजुअल सॉल्यूशन भी होना चाहिए। गोल्स एंड वैल्यूज में अंतर। मूल्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लक्ष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल्यों को हम किस प्रकार से मॉडिफाई करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करें, इस बात पर भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तर्क को अवॉइड करें। आप उसको सुनने के लिए बैठे हैं, आप अपना ज्ञान छांटने के लिए नहीं बैठे हो। सबसे पहले आप ये जो तर्क वितर्क कुतर्क, इससे दूर रहें, और ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें, उसके लिए सपोर्टिव रहें, अपने लिए भी सपोर्टिव रहें। यदि आप इन सब चीजों को, इन विषय वस्तुओं को अगर आप फॉलो करेंगे, तो मुझे अटूट विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छे परामर्शक के रूप में विकसित हो सकते हैं। मैं आप लोगों को आपके उत्तम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं, और अपनी वाणी को यहाँ पर इस बात से विराम देती हूँ कि यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मंच खुला है, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी डिटेल से तो आज तक कॉन्सेप्ट मुझे भी समझ में नहीं आया था जितना मैंने आज सीखा है। अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिसे इससे रोल ऑफ काउंसलर से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? या तो पूरा समझ में आ गया, मुझे या तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे दो ही लगता है चीज मैम है, लगभग ऑन ऑफ लगभग नॉन। बहुत या तो बेहतर तरीके पूरा से या तो या तो समझ में आ पूरा। गया है। हाँ, जी मैम। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है ना मैम सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है, क्योंकि सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ और अच्छे तरीके से सुना है। तो मुझे लगता नहीं है किसी की कुछ क्वेरीज हैं। कोई बात नहीं। आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए। आपकी नहीं कोई मैम, क्वेरी अगर है, मेरी कोई विवेक क्वेरी की कोई होगी। क्वेरी है, बताइए। नहीं। मैम एक क्वेरी मेरी है, जैसे आपने आरसीआई की बात की थी, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। अगर इसका हाँ, जरूरी नहीं है, जैसे आपने क्लियर किया था, अगर इसके अलावा अगर हमें
अपनी होगा तो मैम हमारा रजिस्ट्रेशन जो और होता से है वो कराना कोर्ट में होगा। होता है। डॉक्टर सुनीता, हमारा रजिस्ट्रेशन कोर्ट में होता है। हाँ मैम, उस समय पे नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा था मेरी तरफ से, तो मुझे सुनाई कम आया था। नहीं अच्छा नहीं, मैम, कोर्ट ऐसा में है रजिस्ट्रेशन। कि नहीं कोई बात नहीं। ऐसा है ना कि बहुत लोग धमकाते हैं कि अरे तुम्हारा एक शब्द सुन लिया, आरसीआई। आरसीआई क्या किसी को नहीं पता। आरसीआई का फुल फॉर्म में नहीं पता है, लेकिन क्या कहा जाएगा, अरे तुम आरसीआई से रजिस्टर्ड नहीं हो। आरसीआई, हमको भी बहुत धमकाया गया था इस विषय में, नाम नहीं लेंगे, कई लोगों ने कहा था। मैंने आरसीआई का पूरा निकाला, हमने आरसीआई का पूरा पढ़ा। हमने तो सोचा था कि आरसीआई वालों को बुला लेंगे, ऐसा होगा, और उनको दिखा भी देंगे। लेकिन जब हमने आरसीआई वालों से बात किया तो उन्होंने हमको इंटरटेन करने से इनकार कर दिया। मैंने कर रखा है। उन्होंने खुद कहा कि मैडम ये चीजें तो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि हम उन्हीं को 7 days after एडमिशन इन द हॉस्पिटल एंड और गिविंग एनी मेडिसिन। हमने कहा था पता नहीं तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा क्या, मैं नहीं जानती, कि हम तो अपने हाथ से पैरासीटामॉल भी किसी को नहीं दे सकते। हम तो वही एग्जाम्पल दोहरा रहे हैं, इसीलिए हमने एस्प्रोनासिन की बात नहीं करी है। हम एक आपको पैरासीटामॉल देने का अधिकारी नहीं है। देने को तो हम लोग अपने जो सपोर्टिंग सिस्टम है अपने मारी वगैरह को दे देते हैं, लेकिन तरीके से नहीं देना चाहिए। हम उसका अधिकारी नहीं है। तो जब हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमको बात करना है, हमको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करना है, हमको सीबीटी करना है, हमको साइको ड्रामा। अरे तो किसको खतरा है ये बताइए, हमारे साइको ड्रामा से किसको प्रॉब्लम? हमारी साइकोथेरेपी तुम तक पहुंचे, तीसरे पार्टी तक नहीं पहुंच रही, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी साइकोथेरेपी से तुमको क्या नुकसान हुआ ये बताओ? कुछ नहीं हुआ। तो हमें हमारी राह पे चलने दो। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, पूरे कागज वगैरह बनते हैं, बाइला। हम तो असल ईएमएस के ही साथ काम करते हैं, तो उन्होंने अपने हमको एक कमरा दे दिया है, तो वो तो एक तरीके से अपने इंस्टीट्यूट समझते हैं उसको, इसलिए कोई समस्या नहीं होती है। हम आरसीआई के दरवाजे जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। एक पल मेरे को भी इतना धमकाया गया था कि हमको मैंने अपना कोर्स बंद करने की नौबत आ गई थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लोग हमारे पर मुकदमा न चला दें अच्छा, कि मेरे जब पैसे खा हमारा दिए। स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, हम बहुत 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 परेशान हुए थे हम। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती है, ऐसी कंडीशन नहीं है। आप मैम, आप अपने कमरे में कर दीजिए। हाँ नमस्कार। मेरा तो भी ये डाउट चीज है। क्लियर हो हाँ गया मैम। अगर हाँ स्टूडेंट हाँ का भी कोई बताइए। डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ स्टूडेंट अपना अपना डाउट पूरा नहीं तो टाइम पूछ भी ले। किसी का डाउट। जी जी मैम। मैम मुझे लगता है किसी नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर आप सेशन को ऑफ करने का अनाउंसमेंट कीजिए। ठीक है। अगर किसी की कोई क्वेरीज नहीं है तो हम लोग अभी सेशन को खत्म करते हैं। इसी के साथ मैं प्रोफेसर आराधना शुक्ला मैम का फिर से एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। हम मेरे और विवेक सर की तरफ से भी और सारे स्टूडेंट की तरफ से भी थैंक यू सो मच मैम। कल भी वेलकम। इसी टाइम में हम लोग फिर से एक और कहते हैं लेक्चर होगा मैम का, जिसमें 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप सब लोग जिस तरह आज क्लास में उपस्थित रहे हैं, कल भी सभी लोग इसी तरह उपस्थित रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग चाहे तो मीटिंग से लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम, कहाँ हो? मैम डिपार्टमेंट में ही अब बैठी फोन हूँ। पर आ जाओ, अब मैं फोन पे आ हाँ ठीक है मैम।